A very good morning to all of you. Today I am going to start with your first chapter of physics of class 9, that is your motion. अब सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो, you should know the meaning of the chapter. अब मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आपकी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ. इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर एक बॉडी पोजीशन अपनी चेंज कर ले टाइम के साथ, तो वो बॉडी किस में है? मोशन में है. एग्जाम्पल के तौर पे एक कार है आपकी, ठीक है, वो मूव कर रही है, तो अपनी पोजीशन चेंज करेगी टाइम के साथ, तो वो किस में है? मोशन में है. ऐसे ही अ पर्सन, एक आदमी है, वो कहीं पे खड़ा है, तो वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले, वो आगे निकल जाए, तो वो किस में है? मोशन में है. तो कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करे विद टाइम, देन दैट बॉडी इज इन मोशन. और अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो किस पे है? रेस्ट पे है. ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ मोशन. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या होंगे, क्योंकि बॉडी अपनी पोजीशन कई तरह से चेंज कर सकती है. वो सीधी चल भी सकती है, वो घूम भी सकती है, तो उसी के बेसिस पे यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो सबसे पहला आपका होता है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन, देखो नाम में ही लिखा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. तो बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो दैट मोशन इज लीनियर मोशन. और एग्जांपल आपका एक कार है, इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. एक कार अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, देन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन. आप लिख सकते हो पर्सन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन. A ball rolling on a straight path, that is example of a rolling of a linear motion. Now the second type of motion is circular motion, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं. अब है क्या? सर्कुलर, नाम में दिखा, सर्कुलर मतलब गोल घूमेगी, सर्कल में घूमेगी. सो इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर वो घूमती है, तो मोशन क्या कहलाता है? आपका सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन. एग्जाम्पल आपका मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. अगर एक इलेक्ट्रिक फैन है, वो क्या होता है? अपने एक फिक्स पॉइंट के अलोंग, जहां पे वो एक्सेल होता है उसका, देखो उसके अक्रॉस वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है. ठीक है, तो इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन. अब थर्ड टाइप होती है आपकी वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी, अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है? तो वाइब्रेटरी मोशन पढ़ने से पहले यू शुड नो टू टाइप्स. दो वर्ड आपको पता होने चाहिए, वो है टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ. का मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए. टू एंड फ्रो क्या होता है? टू एंड फ्रो आपको जनरली देखने को मिलता है पेंडुलम में, या आपकी वॉल क्लॉक होती है, उसमें पेंडुलम होता है. तो उसमें जो मोशन होता है ना पेंडुलम का, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. देखो ये अबाउट अ फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये ऐसे मोशन में होगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. उसके बाद आपका स्प्रिंग होता है. अगर एक स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर दूं, खींच दूं, और जैसे उसको स्ट्रेच करके छोड़ूंगा, तो वो एक बार अंदर जाएगा और फिर एक बार बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा. तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ बैक एंड फोर्थ मोशन. तो अगर मोशन टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन. तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे. इसके बाद बारी आती है तुम्हारी, ये आपका खत्म होता है यहां पे मोशन का इंट्रोडक्शन, कि भाई मोशन क्या है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम. टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड इज योर वाइब्रेटरी मोशन. एक एक एग्जांपल हमने कर लिया. अब शुरू होता है आपका, पहली एक डेफिनेशन है आपकी, जो आपको आगे जाके भी काम आएगी 11th क्लास में भी. फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी में ध्यान से देखो, वर्ड फिजिक्स भी आ रहा है और क्वांटिटी भी आ रहा है. क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सके, विच कैन बी मेजर्ड. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बनेगी? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड. एक ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सके, एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, और वो चीज फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन भी कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी मींस अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स.
एग्जाम्पल आपके डिस्टेंस, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड एटसेट्रा, जितने भी आपने आज तक चीजें पढ़ी है, लेंथ, मास, टाइम, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में आती है, क्योंकि इन सबको हम मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना, वी कैन मेजर द डिस्टेंस। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फिजिक्स का आपका फॉर्मूला होता है, तो फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ऐसे मास है आपका, मास को मेजर कर सकते हैं, और मास की हेल्प से हम काफी चीजें एक्सप्लेन भी करते हैं। आपका ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है आगे जाके अभी आपका आएगा, उसमें मास का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक, तो मास आपके काफी फिजिक्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। ऐसे आपका टाइम होता है। देखो, टाइम अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था ऊपर। अगर एक बॉडी पोजीशन चेंज करे विद टाइम, तो किसमें है? मोशन में। मोशन इज अ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसी तरह से डिफरेंट चीजें हैं आपकी, ये सारी चीजें क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी लॉज ऑफ फिजिक्स। तो दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सके, एंड इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, इसकी टाइप्स क्या क्या होती है? ठीक है, अब देखते हैं वो। नाउ लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव। सो आपकी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की है। फर्स्ट इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी तो हमें पता है, जिसको हम मेजर कर सके एंड जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सके, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इसकी टाइप्स को देखते हैं, ये है क्या, इनमें डिफरेंस ऐसा है क्या कि ये अलग अलग बनी है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिनको मेजर तो कर ही सकते हैं बिल्कुल, और उनसे फिजिक्स के लॉ तो एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी है। वन की इनकी खासियत क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? तो आपकी इसकी पहला पॉइंट होता है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका, आप जैसे आप घर से स्कूल आए, तो आपका घर से स्कूल आपका 500 मीटर है, तो आप क्या बोलोगे? माई डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम माई होम इज 500 मीटर। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया आपने 500 मीटर। बट अगर आप उसके साथ में डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हो, आप बोलते हो कि माई स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अगर आपने उसके साथ डायरेक्शन को भी जोड़ दिया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी आपकी। वेक्टर क्वांटिटी वो आपका फिर डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है स्केलर, ये है वेक्टर। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहां पे डायरेक्शन की भी बात करेंगे। मास है जैसे यहां पे, अब आप हमेशा, कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज योर मास, तो आप बोलोगे 500 केजी, सॉरी 50 केजी, 60 केजी। तो कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे इट्स 50 केजी इन वेस्ट डायरेक्शन, 50 केजी इन साउथ डायरेक्शन, कभी डायरेक्शन नहीं लगाते ना मास के साथ। सो योर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे टाइम का है, टाइम भी आप बताते हो, टाइम इज 9, 5, 9, 10 ऐसे बोलते हो, कभी भी उसके साथ डायरेक्शन नहीं लगाते। उसी तरह से आपकी स्पीड है, आप जब स्कूटी पे चलते हो, तो स्पीड आपकी जैसे है 30 किलोमीटर, तो आप बोलते हो 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नहीं बोलते कभी भी, सिर्फ बोलते 30 किलोमीटर पर आवर है स्पीड आपकी। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बताया ही, उसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनमें भी हम मैग्नीट्यूड तो देखते ही देखते हैं कि वैल्यू कितनी है, उसके साथ में डायरेक्शन भी देखते हैं, वही किस डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखी जाए तो वेक्टर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या जीरो वैल्यू आएगी। बट वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब एक बार चेक करते हैं, एक एग्जांपल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। अब एक आदमी यहां खड़ा था और वो ईस्ट डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। तो जैसे ईस्ट डायरेक्शन में गया, बस आपसे किसी ने ये पूछा भाई अभी वो पॉइंट ए पे खड़ा है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप सीधा सा बोलोगे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, सीधा बोलोगे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है।
बट अगर वही आपसे कोई पूछ ले कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप बोलोगे 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी सबसे पहली चलने की डायरेक्शन ईस्ट है और राइट साइड में है, तो देखो पॉजिटिव होगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है, 10 मीटर इज अ पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद क्या किया, ये वापस आपका कहां आ गया, यहां आ गया, ए से वापस कहां आ गया, पॉइंट ओ पे आ गया, यहां पॉइंट ओ पे, ओरिजिन पे आ गया। तो अब ये जब ये वापस आया तो देखो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर पहले चला था, वापस 10 मीटर, तो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बट इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, वापस देखो अपने उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब ये कहीं पे भी नहीं चल रहा है, वही क्या वही खड़ा है, किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इसने यहां से चल के यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। तो जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, देखो इस तरफ 20 मीटर, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लगा, मतलब नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, पॉजिटिव रहेगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए कितनी है, तो देखो वेस्ट डायरेक्शन में, अब ईस्ट डायरेक्शन के अपोजिट में, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट अब कितनी होगी, -20 मीटर। तो आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो कब रहेगा, अगर एक आदमी है वो यहां पर खड़ा है और 10 मिनट के बाद भी वो यही खड़ा है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, जीरो है। बट अगर वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है ईस्ट में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और वही अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में चलता है वेस्ट की तरफ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपका जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। जैसे डिस्टेंस हो गया आपका, पॉजिटिव या जीरो होगा। वही डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हुई, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हुई, और उसकी वैल्यू जीरो भी बन सकती है। तो तीनों वैल्यू पॉसिबल है। तो यह है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ये भी आगे जाके यूज होगा आपका। तो स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल डिस्टेंस, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे स्पीड, तो यहां पे वेलोसिटी। मेरा कहने का मतलब है अगर इन चीजों के साथ डायरेक्शन जोड़ दे तो आपकी ये चीजें बन जाती है। फिर आपका है यहाँ पे मास, यहाँ पे टाइम है, और वहां पे आपकी है वेलोसिटी एंड फोर्स। इस तरह से एग्जांपल कुछ आपको याद रखने हैं। फिर your scalar quantity can be positive or zero, but your vector quantity it can be positive also, it can be zero also, it can be negative also। अभी मैंने शो किया है डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका नेगेटिव कैसे थी, जब ईस्ट में जा रहे थे तो पॉजिटिव, और जब हम वेस्ट की तरफ बढ़े तो हमारी डायरेक्शन पहली डायरेक्शन से अपोजिट थी, अपोजिट मींस नेगेटिव, तो उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट -20 आई थी। और अगर वो एक ही पॉइंट पे खड़ा था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, और जो वो वापस इसी पॉइंट पे आया तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। ठीक है, अभी आगे जाके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस भी देखेंगे, वहां पे पॉइंट फिर से क्लियर हो जाएगा। टिल देन बस आपको दिमाग में इतना डालना था कि ये पॉजिटिव एंड जीरो होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों पॉसिबल होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपका स्कूल एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जाएगा, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने 4 डिफरेंसेस आपके लिए लिखे हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस तो याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, तो इसमें देखो मैंने एक पॉइंट लिया है ए, एक पॉइंट लिया है बी। ठीक है, तो पॉइंट ए होगा आपका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, और पॉइंट बी आपकी फाइनल पोजीशन होगी। तो पॉइंट ए आपकी इनिशियल पोजीशन, पॉइंट बी आपकी फाइनल पोजीशन, और एक पर्सन है, एक आदमी है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो उसके पास जाने के 3 रास्ते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट एक थर्ड है आपका। ठीक है, रास्ता। तो पहले वाला जो रास्ता है उस रास्ते पे, वो रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है। सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रास्ता, 1 किलोमीटर लंबा है। एंड थर्ड वाला आपका है 5 किलोमीटर लंबा। तो लेट्स सी द डिफरेंस क्या बनेंगे, कैसे ये हेल्प करेगा समझने में। तो सबसे पहले डिस्टेंस,
अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब अगर एक आदमी पहले पाथ पे चल रहा है तो इस पे कैसे चलेगा? इस तरह से एक्चुअली चल के जाएगा, ये गया। तो उसने कितना पाथ ट्रेवल किया? उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारा? 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर वो सेकंड वाले पाथ से जाता तो उसमें वो एक्चुअली में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। अगर वो थर्ड वाले पाथ से जाता तो उस केस में वो एक्चुअली में कितना ट्रेवल कर रहा है पाथ? वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो उसका डिस्टेंस कितना होता? 5 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और सबसे छोटा रास्ता किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी आपके पास दो पॉइंट्स है तो उसके बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या करो? स्ट्रेट लाइन दोनों पाथ के बीच में जो होगी, जो डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो पहले रास्ते पे चेक करते हैं एक बार। तो पहला रास्ते पे जब चला तो डिस्टेंस तो था 2 किलोमीटर, पर अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता देखोगे, सबसे छोटा डिस्टेंस वो कितना है? 1 किलोमीटर। तो पहले वाले रास्ते के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट चेक करूं तो कितनी होगी? 1 किलोमीटर। अब सेकंड वाला रास्ता चेक करो। सेकंड वाले रास्ते पे जब वो चलेगा तो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है और सेकंड वाले रास्ता सीधा ही है, लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 किलोमीटर। अब थर्ड वाला चेक करते हैं। इसमें डिस्टेंस तो है अपना 5 किलोमीटर, एक्चुअल पाथ तो 5 है, पर अगर थर्ड रास्ते के लिए आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखोगे तो वो कितना है? ए से बी तक 1 किलोमीटर। तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 किलोमीटर। तो यहां से क्लियर होता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होता है? मैं लिख देता हूं यहां पे, योर शॉर्टेस्ट पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है तो आपको सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर उसका डिस्टेंस वो मेजर कर लो कितनी लंबी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आता है, वो आपको पता ही, अभी सिखाया था। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी पॉसिबल है। मैंने आपको पीछे भी सिखाया था फिगर से, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव मैनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव ओनली वन वैल्यू। सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है। देखते हैं कैसे, चेक करो। जब ए से मैं बी जा रहा था तो मेरे पास तीन रास्ते थे। पहले रास्ते पे डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, दूसरे पे था 1 किलोमीटर, तीसरे पे था 5 किलोमीटर। तो तीन रास्तों के लिए मेरा डिस्टेंस अलग अलग आया, बट डिस्प्लेसमेंट चेक करो। पहले रास्ते के लिए भी 1 किलोमीटर है, दूसरे रास्ते के लिए भी 1 किलोमीटर है और तीसरे रास्ते के लिए भी 1 किलोमीटर है। तो तीन रास्ते थे मेरे पास ए से बी जाने के। डिस्टेंस मेरा तीन वैल्यू आई, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ मेरा वही था। बट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा था, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 1 किलोमीटर। तो तीन रास्ते थे, डिस्प्लेसमेंट आई सिर्फ एक, 1 किलोमीटर। तो इसलिए कहते हैं डिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है दो पॉइंट्स के बीच में, बट डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू हो गई, सिंगल वैल्यू, और वो होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी सी। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस स्केलर, ये वेक्टर, ये पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों पॉसिबल है। डिस्टेंस आपका दो पॉइंट्स के बीच में कितनी भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन हैव मैनी वैल्यूज, बट डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही होगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी दो पॉइंट को आप जब शॉर्टेस्ट पाथ से, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो एक ही लाइन तो खींचेगी आपकी दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की हमेशा एक सिंगल वैल्यू होती है दो पॉइंट्स के बीच में। अब एक इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, आपको कंपटीशन वगैरह आगे कोई एनटीएससी दोगे उसमें भी काम आएगी। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा।
चेक कर सकते हो पहले वाले केस में डिस्टेंस 2 किलोमीटर था, डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर थी, ज्यादा है डिस्टेंस। सेकंड वाले केस में चेक करो, डिस्टेंस 1 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर है, इक्वल हो गया। थर्ड वाले केस में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है, फिर से डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो कोई भी ऐसा केस पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए, लेस हो जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। तो ये इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछी जाती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास मैं आपका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, ये सब टेक ऑन करूंगा। आई विल बी टेक ऑन दैट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन रिवाइज दिस, कीप ऑन रिवाइजिंग। नोट्स वगैरह मैंने आपको भेजे हैं, तो यू कैन राइट दैट इन योर नोटबुक। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।